मेरी प्यारी फैमिली को मिस्टर एक्स का सादर प्रणाम। साथियों, कुछ समय पहले मैं आपके लिए एक स्टोरी लेकर आया था। उस स्टोरी में आपने जाना था कि कैसे 5 दोस्त सांझ ढले एक लड़की को एक सुनसान बस स्टाइन अप पर खड़ा देख उसे अगवा कर उसके साथ गैंगरेप करते हैं, जिससे आहत होकर वो लड़की अपने ही घर में सीलिंग फैन से लटक कर अपनी जान दे देती है। जिसके बाद शुरू होता है एक के बाद एक होने वाली मौतों का भयानक सिलसिला, जिनके बीच फंसकर रह जाता है 4 साल बाद अमेरिका से लौटने वाला एक लड़का आरव। हालांकि जब एक के बाद एक भयानक मौतों का तांडव शुरू होता है, तब आरव के छोटे भाई अनुज ने, यानी जो इस कांड में शामिल था, उसने अपने बड़े भाई आरव को सब कुछ बता दिया कि उसने और उसके दोस्तों ने जब वो घूमने के लिए गए थे तो किसी लड़की के साथ बहुत ही गलत किया था। इसकी वजह से उसके इन दोस्तों को भयानक सपने आते हैं और उनके एक दोस्त की मौत भी हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर कौन थी वो लड़की और क्या संबंध था उसका आरव के साथ, और क्या होगा अंजाम उन चारों दोस्तों का। इस सब के जवाब हमें मिलेंगे इस एपिसोड में। तो जो भी साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं, उनका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और सबसे पहले वो इस हॉरर स्टोरी को पूरा सुनिए, और जब आपको पूरा मजा आए तब मुझे आखिर में बताना। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। साथियों, अनुज ने अपने बड़े भाई आरव को सब कुछ सच सच बता दिया, और उन सब बातों को बताने के बाद, सब कुछ सच सच बताने के बाद अनुज के दिल का बोझ तो थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन उस लड़की की भयानक आत्मा का खौफ अब भी उसके दिलो दिमाग पर छाया हुआ था। जैसे तैसे वो रात तो गुजर गई, लेकिन अगली सुबह अनुज के पास पुलिस का कॉल आ गया। पुलिस ने उसे पुलिस स्टेशन बुलाया था, जिसे सुनकर अनुज के हाथ पांव थरथरा उठे थे, क्योंकि पुलिस से बचने के बाद भी हर वक्त उन सभी दोस्तों के मन में इस बात का डर बना रहता था कि कहीं पुलिस के हाथों में कोई सबूत तो नहीं लग गया। इसलिए पुलिस का कॉल आते ही उसने तुरंत केतन को फोन लगाया। उससे बात करने पर अनुज को पता चला कि पुलिस ने उसे भी पुलिस स्टेशन बुलाया है, और पुनीत और विपुल को भी। ये बात सुनने के बाद तो अनुज का दिल ही बैठ गया, लेकिन पुलिस ने बुलाया था तो जाना तो जरूरी ही था। इसलिए अनुज बिना ब्रेकफास्ट किए ही सीधे पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ा। दूसरी तरफ आरव उस शख्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ा जिससे अब तक वो मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन विडंबना थी तो इस बात की उसे उसके घर का एड्रेस नहीं पता था, और जो कांटेक्ट नंबर उसके पास था वो लगातार नॉट रीचेबल जा रहा था, जिसकी वजह से उसकी बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का शक उन चारों दोस्तों पर लगातार बढ़ता ही जा रहा था। पिछले दिन केतन के घर पर हुई उन चारों दोस्तों की मीटिंग के बारे में पुलिस जानती थी, इसीलिए पूछताछ करने और उन लोगों पर प्रेशर बनाने के लिए पुलिस ने उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाया था, ताकि हड़बड़ाहट में, घबराहट में आकर उनके मुंह से सच निकले और पुलिस इस केस की तय तक पहुंच सके। लेकिन पुलिस अपनी हर संभव कोशिश के बाद भी उन लोगों के मुंह से सच नहीं उगलवा पा रही थी, क्योंकि वे चारों दोस्त जानते थे कि अगर उनके मुंह से सच निकला तो वो उन्हें जेल की सलाखों के पीछे ले जाएगा। इसलिए वे चारों बस अपने एक ही बयान पर कायम थे कि उन्हें नहीं पता कुशल का मर्डर क्यों हुआ और किसने किया। पुलिस सारा दिन उन्हें पुलिस स्टेशन में बिठाकर रख रही थी ताकि उन पर दबाव बना सकें, लेकिन उनके मुंह से उस एक बयान के अलावा और कुछ नहीं निकल रहा था। इसी बीच आरव के साथ एक बहुत अजीब सी घटना घटी। उस रात आरव अपने कमरे में सो रहा था, तभी उसे ऐसा आभास हुआ जैसे किसी ने उसके कमरे में दस्तक दी हो, जिस वजह से उसकी आंखें खुल गईं। आंखें खुलने के साथ ही आरव ने अपने कमरे में नजरें दौड़ाकर देखा तो उसे अपने कमरे के दरवाजे के पास एक इंसानी ढांचा खड़ा दिखा। उसे देखकर आरव को लगा शायद वो अनुज हैं, इसलिए आरव उसे पुकारते हुए बोला, अनुज, अनुज तुम हो क्या? लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आया। तब आरव ने लाइट्स ऑन करके सामने खड़े शख्स को देखने की इच्छा से स्विच की तरफ अपना हाथ बढ़ाया कि तभी उसके कमरे का दरवाजा खुला और वो शख्स चुपचाप कमरे से बाहर निकल गया। ये सब देख आरव एकदम हैरान होकर रह गया और तेजी से उस शख्स के पीछे भागा।
बाहर अंधेरा था और उस शख्स और उसके बीच में इतनी दूरी थी कि वो उसे साफ साफ नहीं देख पा रहा था। ऊपर से स्ट्रीट लाइट भी फ्रकचुलेट कर रही थी, इसलिए उसकी रोशनी भी ठीक तरह से घर के ग्राउंड में नहीं आ रही थी। लेकिन आरव लगातार उस शख्स के पीछे भागते हुए बोल रहा था, रुको रुको, कौन हो तुम, सुनो रुको। कहते हुए वो तेजी से उसका पीछा कर रहा था। उसके बार बार इंसिस्ट करने पर उसके सामने तेजी से चला जा रहा वो शख्स घर से थोड़ा दूर ग्राउंड में एक जगह पर जाकर अचानक से ठहर गया। उसकी ये हरकत देखकर आरव एक बार फिर पूरी तरह से हैरान होकर रह गया। उसे हैरानी इस बात पर हो रही थी कि वो अपने कमरे के अंदर से यहां तक लगातार उस शख्स को रुकने के लिए कह रहा था, लेकिन उसने उसकी एक नहीं सुनी और अब खुद ब खुद ग्राउंड के बीचों बीच बिल्कुल अंधेरे में जाकर रुक गया। ऐसे में आरव को उस शख्स के पास जाने में थोड़ा डर महसूस हुआ, क्योंकि अब उसके सामने ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई थी कि उसके सामने जो शख्स खड़ा है वो उसका भाई अनुज या उसके परिवार का कोई शख्स तो नहीं है। ऐसे में वो है कौन? कोई चोर उचक्का तो नहीं। बस यही देखने के लिए आरव ने उस शख्स के करीब जाने की बजाय पहले उसकी सच्चाई जान लेना ठीक समझा कि आखिर वो शख्स है कौन। इसलिए उसने अपना मोबाइल निकालकर उसकी टॉर्च की रोशनी उस शख्स पर डाली जो उसके सामने खड़ा था। जैसे ही उसकी टॉर्च की रोशनी उस शख्स पर पड़ी, तब आरव को पता चला कि उसके सामने जो शख्स खड़ा है वो कोई आदमी नहीं बल्कि एक लड़की है, जिसकी पीठ आरव की तरफ थी। इसलिए आरव को उसका चेहरा नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जब आरव ने देखा कि उसके सामने एक लड़की है तो उसका डर थोड़ा कम हुआ और वो आश्चर्य भरी नजरों से उस लड़की की तरफ देखते हुए थोड़ा आगे बढ़ा। अब भी उस लड़की की पीठ आरव की तरफ थी, लेकिन जैसे जैसे आरव उसकी तरफ बढ़ रहा था उसे वो लड़की जानी पहचानी सी नजर आ रही थी। जब आरव उस लड़की के और थोड़ा करीब पहुंचा, उसने बिना चेहरा देखे ही उस लड़की को पहचान लिया। उस लड़की की तरफ देखते हुए बड़े ही संशय भरे शब्दों में उस लड़की का नाम पुकारते हुए वो बोला, आरोही। जैसे ही आरव ने उस लड़की का नाम पुकारा, वो लड़की उसकी तरफ मुड़ गई। उसका चेहरा देखते ही आरव की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं रहा। वो लड़की और कोई नहीं, आरव की दोस्त आरोही ही थी, जिसे देहरादून लौटने के बाद से ही आरव लगातार ढूंढने की कोशिश कर रहा था। आज अचानक उसे अपने सामने अपने घर में देखकर आरव पूरी तरह से हैरान हो गया था। इसी हैरानी और एक्साइटमेंट के मिले जुले भावों से ओत प्रोत होकर उसने उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, ओह आरोही, कहाँ थी तुम? मैंने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा तुम्हें, कितने फोन कॉल किए तुम्हें, लेकिन हर बार तुम्हारा फोन नॉट रीचेबल ही आ रहा था। फिर तुम जहां रेंट पर रहती थी, तुम्हें ढूंढते हुए मैं वहां भी चला गया ताकि वहां से मुझे तुम्हारा नया एड्रेस मिल सके, लेकिन वहां से भी कुछ पता नहीं चला। एक बार तुमने बताया था कि तुमने कोई स्कूल ज्वाइन कर लिया है। बस इसी चक्कर में शहर के आधे से ज्यादा स्कूल घूम आया हूं, पर तुम्हारा कहीं कोई पता ही नहीं चला। यार आरोही, मैं अचानक से इंडिया लौटकर तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था और तुमने तो मुझे ही सरप्राइज कर दिया। ऐसे गायब हो गई कि इतना ढूंढने पर भी नहीं मिली, और अब जब मिली हो तो वो भी इतनी आसानी से मेरे अपने ही घर में। और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं लौट आया हूं? कहते हुए आरव ने अपने दिल की सारी कश्मकश अपने मुंह से बयां कर डाली। उसकी बातें सुनकर आरोही थोड़ा मुस्कुराई और बोली, अरे बस बस आरव, एक साथ कितने सवाल करोगे? अब तो मैं आ गई हूं ना तुमसे मिलने, तो फिर इन सब बातों का अब क्या मतलब? उसकी बात सुनकर जवाब देते हुए आरव बोला, मतलब है आरोही, मतलब है। तुम जानती नहीं हो कि तुम्हारे न मिलने की वजह से मैं कितना परेशान हो रहा था। तुम्हें ढूंढते ढूंढते मैं इतना हताश हो गया था कि एक पल के लिए तो मुझे लग रहा था कि अब तुम मुझे कभी नहीं मिलोगी। मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है। बड़े ही भावुक कर देने वाले स्वर में आरव ने आरोही की तरफ देखते हुए कहा। उसकी बात सुनकर आरोही का दिल भी भर आया और भावना के उसी अंत प्रवाह में बहते हुए वो बोली, शायद हमने एक दूसरे को खो ही दिया है आरव।
आरव की तरफ देखते हुए बड़े ही गंभीर एवं रहस्यमयी स्वर में आरोही ने कहा। उसकी ये बात आरव को थोड़ी अजीब लगी और उसने आरोही की तरफ देखते हुए बड़े ही आश्चर्य भरे शब्दों में कहा, What do you mean? तुम कहना क्या चाहती हो आरोही? हमने एक दूसरे को कैसे खो दिया है? जब आरव ने आरोही से ये बात पूछी तो आरोही ने उस बात को टालते हुए कहा, और नहीं तो क्या आरव, जब से हम मिले हैं तब से तुम सवाल पर सवाल ही किए जा रहे हो। अरे, तुमने न तो मेरा हालचाल पूछा न कोई दुआ सलाम किया, बस सीधे अपनी डिटेक्टिव गिरी पर उतर आए हो। कहते हुए आरोही हंस पड़ी। दरअसल वो इस तरह से मजाक करके बात को टाल देना चाहती थी, लेकिन आरव वास्तव में बहुत ज्यादा सीरियस था, क्योंकि वो जानता कि उसने कैसे बेपरवाहों की तरह अपनी जी जान लगा दी थी आरोही को ढूंढने में। बस इसी बात को स्पष्ट करते हुए वो बोला, नहीं आरोही, मुझे डिटेक्टिव बनने का कोई शौक नहीं। मैं तो बस यही सोच सोचकर परेशान हो रहा था कि तुम्हारे बिना जीऊंगा कैसे। अगर तुम नहीं मिली तो मेरा क्या होगा। आरव के मुंह से ये बात सुनते ही आरोही एकदम खामोश हो गई। उसके चेहरे पर से हंसी भी उस एक ही पल में गायब हो गई थी। आरव भी बिल्कुल खामोश खड़ा टकटकी लगाए बस उसी की तरफ देख रहा था। उसकी बातों ने आरोही को पूरी तरह निशब्द कर दिया था। उस वक्त उन दोनों के दिलों में भावनाओं का ऐसा तूफान उठ रहा था कि उनसे संभाले नहीं संभल रहा था। इसलिए वक्त की नजाकत को समझते हुए आरोही बात को टालते हुए बोली, अच्छा, मैं चलती हूं आरव, बहुत देर हो गई है, अब मुझे चलना चाहिए। उसकी बात सुनते ही आरव ने कहा, दिल तो नहीं चाहता कि तुम्हें जाने की इजाजत दे, लेकिन तुम्हें रोक भी तो नहीं सकता। कोई बात नहीं, चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूं, इसी बहाने मुझे तुम्हारे लेकर का एड्रेस मिल जाएगा। आरव की बात सुनकर उसे मना करते हुए आरोही बोली, इसकी कोई जरूरत नहीं है आरव, मैं खुद चली जाऊंगी। उसकी बात सुनते ही तुरंत रिएक्ट करते हुए आरव ने कहा, अरे लेकिन इतनी रात को तुम अकेले कैसे जाओगी? मैं छोड़ दूंगा तुम्हें, नो प्रॉब्लम। उसकी बात का जवाब देते हुए आरोही बोली, वैसे ही चली जाऊंगी आरव, जैसे आई थी। तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने कहा ना कि मैं चली जाऊंगी। आरोही की बातों ने आरव को बेचैन कर दिया था। उसे अपने भाई और उसके दोस्तों द्वारा किया गया कांड याद आ रहा था और उस बात को याद करके वो भीतर तक दहल गया था। इसलिए वो किसी भी कीमत पर उस वक्त आरोही को अकेले जाने नहीं देना चाहता था। इसीलिए उसने उसे फिर से इंसिस्ट करते हुए कहा, परेशानी की कोई बात नहीं है आरोही, मेरे पास गाड़ी है, मैं तुम्हें सेफली घर छोड़ दूंगा। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? देखो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। इतनी रात गए तुम्हारा अकेले जाना ठीक नहीं होगा। वैसे भी तुम्हें इतनी रात को अकेले आना भी नहीं चाहिए था, लेकिन अब जब तुम आ गई हो तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं तुम्हें सेफली घर छोड़ाऊं। आरव की बातें सुनकर आरोही थोड़ा मुस्कुराई और फिर 2 कदम आगे बढ़ते हुए बोली, अब मुझे अंधेरे का कोई डर नहीं आरव। एक लड़की रात के अंधेरे में अकेले सफर करते हुए जो कुछ भी हो सकती है, मैं वो सब कुछ खो चुकी हूं। इसलिए अब मुझे इस रात का, इस अंधेरे का कोई डर नहीं। ये रात, ये अंधेरा, ये मेरी ताकत है आरव। अब ये मुझे सुकून देते हैं। आरोही ने अपने दोनों हाथ आसमान की तरफ ऊपर उठाते हुए सुकून भरी एक गहरी लंबी सांस लेते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर और उसके हाव भाव देखकर आरव तो बिल्कुल भौंचक्का ही रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आरोही कहना क्या चाहती है। उसके हाव भाव भी बिल्कुल बदले बदले से नजर आ रहे थे उसे, लेकिन फिर भी उसे लगा जैसे उसके अंदर आए बदलाव 4 साल के लंबे अंतराल के बाद मिलने का परिणाम भी हो सकते हैं। लेकिन फिर भी आरोही की बातें उसे परेशान कर रही थी। इसलिए उसने इस बारे में सवाल करते हुए उससे पूछा, तुम क्या कह रही हो आरोही? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या खो दिया है तुमने? क्या तुम्हारे साथ कोई हादसा हुआ है? आरव की बातें सुनकर आरोही कुछ देर के लिए बिल्कुल खामोश ही हो गई। उसकी तरफ से जब अपने सवालों का कोई जवाब, कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, तब आरव फिर से अपने सवाल दोहराते हुए बोला, बात क्या है आरोही? कुछ तो कहो।
तुम्हारी ये खामोशी मुझे परेशान कर रही है। तुम इतनी बदली बदली सी क्यों हो, इतनी मिस्टीरियस क्यों हो गई हो? अगर कोई बात है, कोई परेशानी है तो बताऊं, हम मिलकर उस प्रॉब्लम को फेस करेंगे। आरोही को ढांढस बंधाते हुए और सपोर्टिंग फील करवाने की कोशिश करते हुए आरव ने उसे अपने मन की बात डिस्कस करने के लिए इंसिस्ट करते हुए कहा, लेकिन आरोही ने उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए कहा, मुझे जाना होगा आरव, एक बहुत जरूरी काम है। आरोही की इस बात ने आरव को हैरानी में डाल दिया था। वो उसी हैरानी भरी नजरों से आरोही की तरफ देखते हुए बोला, इतनी रात गए, कैसा जरूरी काम आरोही? आरव का सवाल सुनते ही जवाब देते हुए आरोही ने कहा, एक बहुत जरूरी काम है आरव। मैं फिलहाल उस बारे में तुम्हें नहीं बता सकती, लेकिन हाँ, इतना जरूर कह सकती हूं कि बहुत जल्दी तुम्हें खुद ब खुद उसके बारे में पता चल जाएगा। आरोही की बात सुनकर थोड़ा तुनकते हुए आरव बोला, ये लो फिर सस्पेंस। आरोही, तुम अचानक इतनी मिस्टीरियस कैसे हो गई हो? कहते हुए आरव ने अपनी निराशा प्रकट की और अपनी बात को जारी रखते हुए वो आगे बोला, चलो ठीक है, तुम नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट मुझे तुम्हारा सेल फोन नंबर तो दे दो ताकि मैं तुम्हें कांटेक्ट कर सकूं। आरव की बात सुनते ही उसकी तरफ देखते हुए आरोही ने बड़े ही धीरज के साथ जवाब देते हुए कहा, मैं अब सेल फोन यूज नहीं करती आरव, अब मेरा कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है। आरोही की इस बात ने आरव को पूरी तरह से शॉक्ड कर दिया था। उसकी इस बात पर अपनी हैरानी व्यक्त करते हुए वो बोला, व्हाट, तुम मोबाइल यूज नहीं करती? आई मीन क्यों? अभी 1 महीने पहले तक तो तुम मोबाइल यूज करती थी आरोही, फिर अब अचानक ऐसा क्या हो गया है कि तुमने मोबाइल फोन यूज करना ही छोड़ दिया है? आरव के सवाल का आरोही ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस यूं ही चुपचाप शांत खड़ी रही। उसे इस तरह से चुपचाप खड़ा देख आरव समझ गया था कि वो इस बारे में उससे कोई बात नहीं करना चाहती है। ऐसे में उसने उस बात को भी टालते हुए कहा, ठीक है, फोन यूज नहीं करती हो तो कम से कम अपने नए घर का एड्रेस ही बता दो ताकि मैं तुमसे मिल सकूं आरोही। प्लीज प्लीज अब इसके लिए मना मत करना। आरोही को इंसिस्ट करते हुए और अपनी बात पर जोर देते हुए आरव ने कहा। उसके शब्दों में जिद तो थी, लेकिन उस जिद के साथ साथ एक तड़प भी थी जिसे आरोही अच्छी तरह से समझ रही थी। इसलिए आरव की उस बात का जवाब देते हुए वो बोली, एड्रेस लेकर तुम क्या करोगे आरव? जहां मैं रहती हूं वहां तुम आ नहीं सकते। कहते हुए आरोही ने एक गहरी लंबी दुखद आह भरी और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए बोली, वैसे भी तुम जब भी कहोगे, जहां भी कहोगे, मैं तुमसे मिलने आ जाऊंगी आरव। उसी वक्त, उसी पल बस तुम एक बार मेरा नाम लेकर मुझे पुकार लेना, मैं आ जाऊंगी तुमसे मिलने। आरोही की ये बात आरव को बेहद अजीब लगी, क्योंकि उसने उसे अपना कॉन्टैक्ट नंबर और अपने घर का एड्रेस देने से एक तरह से मना ही कर दिया था। इसलिए उसने उसकी इस बात पर निराशा प्रकट करते हुए कहा, क्या बात है आरोही, तुम साफ साफ क्यों नहीं कह देती? अगर पिछले 4 सालों में तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुकी हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे इस तरह से टालने से तो अच्छा है ना कि तुम मुझे सच बता दो। आरोही की बातों ने सीधे आरव के दिल पर असर किया था और यही वजह थी कि उसके दिल का दर्द उसके शब्दों से बयां हो रहा था। आरोही से ये बात कहते हुए आरव की आवाज में जो तड़प छलक रही थी उसे आसानी से महसूस किया जा सकता था और आरोही ने उस दर्द को महसूस कर भी लिया था, लेकिन उसकी तकलीफें तो कुछ और ही थी। वो चाहकर भी अपने दिल का दर्द आरव के सामने बयान नहीं कर पा रही थी। इसलिए आरव की तरफ 2 कदम आगे बढ़ाते हुए बस इतना ही कहा, क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा आरव? ये बात कहते हुए आरोही के मन में भी वही दर्द छलक रहा था जो आरव की बातों से जाहिर हो रहा था। आरव ने भी उसकी इस बात में छिपे उस दर्द को भांप लिया था। इसलिए आरोही की उस बात का जवाब देते हुए वो बोला, अगर विश्वास नहीं होता तो क्या इतनी बेसब्री से तुम्हारा इंतजार करता? ठीक है, तुम मुझे फिलहाल कुछ बताना नहीं चाहती तो कोई बात नहीं, अब बताऊं फिर कब और कहां मिलोगी? उसकी इस बात का जवाब देते हुए आरोही बोली,
जब और जहां तुम चाहो तब। उसका जवाब सुनते ही आरव का चेहरा खिलखिला उठा और उसकी इस बात पर तुरंत रिएक्ट करते हुए वो बोला, तो ठीक है, कल शाम को वहीं तुम्हारा इंतजार करूंगा जहां पहले मिला करते थे। उसकी बात सुनते ही आरोही थोड़ा मुस्कुराई और उसने अपनी पलकें झुकाकर उसकी बात में अपनी सहमति जताई। उसके बाद वो वहां से चली गई और आरव पीछे खड़ा बस उसे जाते हुए देखता रहा। आरोही के ख्यालों में उस पूरी रात आरव को नींद ही नहीं आई और इसके विपरीत अनुज पूरी रात आराम से सोया। उस रात उसे न तो कोई डरावना एहसास हुआ और न ही कोई भयानक सपना आया, जिसकी वजह से अनुज का मूड काफी अच्छा हो गया था। आज उसकी सुबह बहुत अच्छे हुई थी। इतने दिनों में आज उसने भरपूर नींद का आनंद उठाया था, इसलिए वो बहुत खुश था। साथ ही उसे इस बात का आश्चर्य भी हो रहा था कि अचानक उसके साथ इतना बड़ा बदलाव कैसे हो गया, और ये बदलाव सिर्फ उसी के साथ हुआ है या फिर उसके दोस्तों के साथ भी। बस यही जानने की कोशिश में अनुज ने केतन को फोन लगाया, लेकिन उसने फोन रिसीव नहीं किया। तब अनुज ने विपुल को कॉल लगाया, लेकिन उसने भी फोन रिसीव नहीं किया। जब उन दोनों ने उसका फोन नहीं रिसीव किया तो अनुज का दिल बैठ गया। उसे लगा जरूर कोई बात तो है जिसकी वजह से उसके दोस्त उसका फोन नहीं उठा रहे हैं, लेकिन वजह क्या है ये उसे नहीं पता था। बस यही बात सोचते हुए वो खुद से ही बुदबुदाते हुए बोला, कमाल है, विपुल और केतन दोनों ही फोन नहीं उठा रहे हैं। जरूर कोई बात तो है, लेकिन क्या, ये समझ नहीं आ रहा है। एक काम करता हूं, पुनीत को कॉल करके देखता हूं। वैसे उसे कॉल करने का कोई फायदा तो नहीं है, क्योंकि दिन के 12 साढ़े 12 से पहले तो उसकी नींद खुलती ही नहीं है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट मुझे कोशिश तो करनी चाहिए। अगर वो भी फोन नहीं उठाता है तो फिर केतन के घर पर जाकर देखता हूं। कहते हुए अनुज ने अपना फोन निकाला और पुनीत को कॉल लगाया, लेकिन पुनीत ने भी उसका कॉल रिसीव नहीं किया, जिस पर अनुज को बहुत ज्यादा हैरानी भी नहीं हुई, क्योंकि वो जानता था कि पुनीत का उसका कॉल उठाने के चांसेस न के बराबर हैं। इसलिए उसने सोचा, नाश्ता करके केतन के घर पर ही जाकर देखता हूं कि माजरा क्या है, सब के सब एक साथ कहां गायब हो गए हैं। यही सोचकर वो नाश्ता करने के लिए हॉल में आया। आरव वहां पहले से ही मौजूद था और इस बार उसके चेहरे पर भी एक सुकून भरी मुस्कुराहट छाई हुई थी। हालांकि उसकी नींद पूरी नहीं हुई थी, पर उसके चेहरे पर ऐसी फ्रेशनेस थी जैसे उसकी लाइफ में कोई टेंशन ही न हो। आरव के चेहरे की चमक देखते ही बन रही थी, इसलिए अनुज से रहा नहीं गया और वो इस बारे में आरव से सवाल करते हुए बोला, क्या बात है भैया, आज आप बहुत खुश नजर आ रहे हैं, कोई खास बात है क्या? अनुज का सवाल सुनते ही मुस्कुराते हुए आरव बोला, खास बात तो है, लेकिन एक बात बताऊं, खुश तो तुम भी लग रहे हो आज, कोई खास बात? आरव की बात सुनते ही अनुज हंसते हुए बोला, क्या बात है भैया, मेरा ही सवाल मेरे ही तरफ घुमा दिया। कहते हुए वो एक बार फिर हंसा और फिर आरव की तरफ देखते हुए उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, आज इतने टाइम बाद मैं रात को चैन से सोया हूं भैया। बस यही वजह है रोज की तरह बुझा बुझा सा दिखने की बजाय ज्यादा फ्रेश और खुश नजर आ रहा हूं। लेकिन आप इतने खुश क्यों हैं? अगर मैं गलत नहीं हूं तो आई थिंक आपको वो शख्स मिल गया है जिसे पिछले कई दिनों से आप इतनी शिद्दत से ढूंढ रहे थे। अनुज की बात सुनते ही बिना कोई जवाब दिए आरव बस मुस्कुरा दिया, जिससे अनुज को उसके सवाल का जवाब खुद ब खुद भी मिल गया और वो दोनों भाई खिलखिलाकर हंस पड़े। उन दोनों को इतने दिनों बाद इस तरह से खिलखिलाकर हंसते और टेंशन फ्री देखकर उनके पेरेंट्स भी खुश थे। तभी अनुज के दोस्त विपुल ने उसे कॉल बैक किया। अनुज ने कॉल रिसीव करते ही कहा, अरे यार विपुल कहाँ था भाई, फोन रिसीव नहीं किया तूने? उसका सवाल सुनते ही जवाब देते हुए विपुल बोला, भाई मैं बाइक पर था इसलिए कॉल रिसीव नहीं कर पाया तेरा। उसकी बात सुनते ही अनुज चौंकते हुए बोला, बाइक पर इतनी जल्दी, इतनी सुबह बाइक पर कहाँ की सैर को निकल गया यार। अनुज की बातों ने विपुल को हैरान कर दिया था, इसलिए उसी लहजे में अनुज से सवाल करते हुए वो बोला, मतलब तुझे कुछ पता नहीं है?
उसकी इस बात ने अब अनुज को हैरानी में डाल दिया था। उसकी इस बात पर अपनी अनभिज्ञता व्यक्त करते हुए वो बोला, क्या पता नहीं है भाई, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? बड़े ही बेचैनी भरे स्वर में अनुज ने कहा। उसके उस बेचैनी भरे लहजे और आवाज से छलकते अनकहे डर ने उसके पेरेंट्स और भाई आरव को भी सकते में डाल दिया था। वे तीनों भी बड़ी ही बेचैनी भरी नजरों से अनुज की तरफ देख रहे थे। वहीं अनुज विपुल के जवाब का इंतजार कर रहा था। अनुज की बातें सुनने के बाद विपुल को ये तो सुन, अनुज तू जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी पुनीत के घर आ जा। मैं बस अभी यहीं पहुंचा हूं। बस इतना सुनना भर था और अनुज का दिल डर के मारे बैठ गया। वो समझ गया कि जरूर फिर से कोई अनहोनी हो गई है। बस अपने इसी शक को यकीन में बदलते की कोशिश करते हुए उसने विपुल से सीधा सवाल करते हुए कहा, विपुल, पुनीत ठीक तो है ना? हाँ, वो ठीक है ना? विपुल से ये सवाल करते हुए अनुज का दिल भर आया था। ये बात कहते हुए उसके मुंह से एक दर्द भरी आह निकली, जिसने न केवल उसे और उसके परिवार को ही नहीं बल्कि विपुल को भी अंदर तक हिलाकर रख दिया। उसने भी ठीक वैसी ही एक दर्द भरी आह भरते हुए कहा, हाँ नहीं, वो अब इस दुनिया में नहीं। बस उसके मुंह से इतना सुनते ही अनुज के साथ से उसका फोन छूटकर गिर गया, जिसे देखते ही आरव ने उसे संभाला और दिलासा देते हुए कहा, अनुज क्या हुआ? पुनीत? हाँ, क्या पुनीत भी? अनुज उसके सवालों का कोई जवाब नहीं दे पाया, लेकिन उसके आंसुओं से आरव को अपने सभी सवालों के जवाब मिल गए और वो उसे लेकर पुनीत के घर की तरफ रवाना हो गया। वहां पहुंचकर जब उन दोनों भाइयों ने पुनीत की डेड बॉडी को देखा तो उसे देखकर उन दोनों भाइयों की हालत खराब हो गई। आज से पहले उन लोगों ने किस्से कहानियों के अलावा ऐसी विभत्स मौत न तो कभी देखी थी और न ही ऐसे किसी इंसिडेंट के बारे में सुना था। पुनीत की डेड बॉडी चादर से ढकी हुई थी और वो सफेद चादर पूरी तरह से खून में लथपथ हो चुकी थी। हॉल का फर्श पूरी तरह से खून से सना हुआ था। इतना खून बिखरा था वहां की आरव और अनुज को समझ ही नहीं आ रहा था कि अपने पैर कहां रखें। ये भयानक मंजर देखकर अनुज और आरव दोनों के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई थी। डर और दहशत के मारे उनके हाथ और पैर फूल गए थे। उन दोनों को वहां देख इंस्पेक्टर विक्रम उनके पास पहुंचे और अनुज की तरफ देखते हुए बोले, अपने दोस्त की हालत देख रहे हो? अनुज, मैंने अपनी 20 साल की पुलिस की नौकरी में आज से पहले ऐसी डेड बॉडी कभी नहीं देखी। ऐसी मौत कोई इंसान तो क्या, कोई जल्लाद भी नहीं दे सकता किसी को। कहते हुए इंस्पेक्टर विक्रम रुके और उन्होंने एक गहरी अंतहीन श्वास छोड़ते हुए अनुज की तरफ देखा और अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए वे बोले, अब भी वक्त है अनुज, अब भी वक्त है। इससे पहले कि वो वहशी दरिंदा तुम्हें और तुम्हारे बाकी दोनों दोस्तों को नुकसान पहुंचाए, तुम उसके बारे में जो कुछ भी जानते हो हमें बता दो। मैं वादा करता हूं कि तुम्हें और तुम्हारे बाकी दोनों दोस्तों को कुछ नहीं होने दूंगा। इंस्पेक्टर विक्रम जानते थे कि अनुज और उसके बाकी दोनों दोस्त उनसे कुछ न कुछ तो जरूर छिपा रहे हैं और पुनीत की उस विभत्स मौत ने तो उनके शक को बिल्कुल यकीन में बदल दिया था। बस यही कारण था कि वे उस खौफनाक सिचुएशन को मोहरा बनाकर किसी तरह अनुज के मुंह से उस सच को उगलवाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन अनुज की प्रॉब्लम यह थी कि वो चाहकर भी इंस्पेक्टर विक्रम को कुछ बता नहीं सकता था, क्योंकि वो जानता था कि पुलिस उसकी बातों पर कभी भरोसा नहीं करेगी और न ही वो उन्हें उस भयानक आत्मा के प्रकोप से बचा पाएंगे। ऐसे में पुलिस को सच बताकर वो अपने परिवार और अपने दोस्तों के लिए और मुसीबत खड़ी नहीं करना चाहता था। पुनीत की उस खौफनाक मौत को देखने के बाद अनुज के जहन में ये बात तो बिल्कुल साफ हो गई थी कि उस लड़की की आत्मा उन सभी दोस्तों को किसी भी हालत में बख्शेगी नहीं। ऐसे में उसने सोच लिया था कि जब मरना तय ही है तो खामोशी के साथ मरना ही ठीक है। शोर मचाने के बाद भी जिंदा रहने की कोई गारंटी नहीं। ऊपर से अगर सच सामने आया तो खुद की और खुद के साथ साथ पूरे परिवार की बदनामी होगी, सो अलग। इसलिए उसने चुप रहने में ही अपनी भलाई समझी।
उसे उस सिचुएशन में भी खामोश खड़ा देख इंस्पेक्टर विक्रम समझ गए कि अनुज और उसके दोस्तों ने जरूर कोई बहुत बड़ा कांड किया है, जिसकी वजह से एक के बाद एक उनकी निर्मम हत्याएं हो रही हैं। फिर भी उन लोगों में से किसी की जबान नहीं खुल रही है। ऐसे में एक बार फिर वे अनुज को समझाने की कोशिश करते हुए बोले, देखो अनुज, जो भी बात है हमें बता दो। देखो, तुम्हारे 2 दोस्तों की जान जा चुकी है और तीसरा सेफ है या नहीं पता नहीं, इसलिए अब भी वक्त है। अनुज, हमें सच्चाई बता दो ताकि हम लोग तुम लोगों की हिफाजत कर सके। इंस्पेक्टर विक्रम के मुंह से ये बात सुनते ही अनुज को अपने दोस्तों का ख्याल आया और वो उस होल में इधर उधर अपनी नजरें दौड़ाते हुए बोला, सर, मेरा दोस्त विपुल कहाँ है सर? उसने कहा था वो यही आया है, फिर गायब कहाँ हो गया वो? और सर, केतन भी कहीं नजर नहीं आ रहा है। क्या आपने उसे इन्फॉर्म नहीं किया? मैं तो कब से उसे कॉल करने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन वो फोन रिसीव नहीं कर रहा है और अब तो उसका फोन भी बंद आ रहा है। अनुज की पूरी बात सुन लेने के बाद जवाब देते हुए इंस्पेक्टर विक्रम ने उसकी तरफ अपनी नजरें दौड़ाई और बोले, विपुल यहीं पर था, बट पुनीत की डेड बॉडी की ये हालत देखकर बेहोश हो गया। उसकी तबीयत बिगड़ने की वजह से हमने एम्बुलेंस से उसे हॉस्पिटल भेज दिया है। और तुम्हारा दूसरा दोस्त केतन, वो तो हमारा फोन भी नहीं उठा रहा है, पता नहीं कहाँ है वो। इंस्पेक्टर विक्रम की बात सुनकर अनुज घबरा गया और उसने डबडबाई हुई सी नजरों से अपने भाई आरव की तरफ देखा। उसे इस तरह घबराते हुए देख आरव ने उसे संभाला और अपने दोनों हाथ उसके कंधों पर रखते हुए उसे दिलासा देते हुए बोला, हिम्मत रखो अनुज, हाँ, सब ठीक हो जाएगा। आरव की बात सुनते ही अनुज फफक कर रो पड़ा और रोते हुए रूंधे गले से अपनी अंतर्व्यथा का बखान करते हुए बोला, कैसे ठीक होगा भैया? आप देख रहे हैं ना क्या हो रहा है, पहले कुशल और अब पुनीत। हाँ, और वो भी इतनी बुरी हालत में। कहते हुए अनुज एक बार फिर दहाड़ मारकर रो पड़ा। उसकी हालत वाकई में बहुत ज्यादा खराब हो रही थी। एक के बाद एक अपने दोस्तों को खोने और अपनी बारी का इंतजार करने की तकलीफ क्या होती है, ये अनुज के सिवा बस उसके दोनों दोस्त विपुल और केतन ही समझ सकते थे, जिनमें से एक हॉस्पिटल में एडमिट था और दूसरे का कोई अता पता नहीं था। ऐसे में अनुज को केतन की चिंता खाए जा रही थी। बस अपनी इसी चिंता के अधीन होकर अनुज ने एक गहरी लंबी दुखद आह भरते हुए इंस्पेक्टर विक्रम की ओर देखा और केतन का जिक्र करते हुए वो बोला, हाँ, सर, पुनीत की डेथ हो चुकी है और विपुल हॉस्पिटल में है, लेकिन केतन हम में से किसी का फोन तक रिसीव नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये तो नहीं कि केतन के साथ भी कुछ अनहोनी हो गई हो। सर, हमें पहले केतन के घर जाकर चेक करना चाहिए कि वो ठीक हैं भी या नहीं। अनुज की बात सुनते ही तुरंत रिएक्ट करते हुए इंस्पेक्टर विक्रम बोले, आई नो अनुज, ये बात मेरे दिमाग में भी आई थी और हमने अपने एक कांस्टेबल को उसके घर पर चेक करने के लिए कि केतन ठीक हैं या नहीं भेजा, लेकिन वहां जाकर चेक करने पर उसे पता चला कि केतन अपने घर पर भी मौजूद नहीं है। इंस्पेक्टर विक्रम की बातों ने अनुज को हैरान कर दिया था। उसी उधेड़बुन में वो इंस्पेक्टर विक्रम की तरफ देखते हुए बोला, केतन घर पर नहीं है तो कहां चला गया? आपको उसकी फैमिली से कुछ? और इससे पहले कि अनुज अपनी बात खत्म करता, इंस्पेक्टर विक्रम ने उसकी बात को समझते हुए जवाब देते हुए कहा, उसकी फैमिली को भी कुछ पता नहीं है कि वो कहां गया है। उसका फोन भी घर पर ही है, नहीं तो हम उसका फोन ट्रेस कर लेते। वो इस तरह से अचानक किसी को कुछ भी बताए बिना गायब हो गया है। इसका मतलब हो सकता है पुनीत के साथ जो कुछ भी हुआ उसमें केतन का ही हाथ हो, और कुशल की मौत में भी हमें उसी पर शक हो रहा है। अपनी बात साफ करते हुए इंस्पेक्टर विक्रम ने कहा। उनकी बात सुनकर आरव और अनुज दोनों आश्चर्य से भर उठे और एक दूसरे की तरफ देखने लगे, और फिर कुछ सोचते हुए आरव ने इंस्पेक्टर विक्रम की तरफ देखते हुए कहा, हो सकता है सर, आप जो कह रहे हैं वो सही हो, लेकिन
मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है, आखिर कोई इंसान इतना वहशी कैसे हो सकता है? आप देख रहे हैं ना पुनीत की डेड बॉडी को, कितनी बेरहमी से उसके शरीर को बीच से चीरकर 2 हिस्से कर दिए हैं। भला किसी एक इंसान में इतनी ताकत और इतना वहशीपन कैसे आ सकता है? ये दोनों चीजें तो बिल्कुल इम्पॉसिबल लगती हैं सर। आरव की बातों ने इंस्पेक्टर विक्रम को सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। उसकी कहीं एक एक बात बिल्कुल सही थी। किसी एक इंसान के करने से ये कारनामा हो ही नहीं सकता था। इनफैक्ट किसी एक तो क्या, किसी इंसान के करने से ये कारनामा हो ही नहीं सकता था। ये चीज तो तभी पॉसिबल हो सकती थी जब ये करने के लिए किसी मशीन, किसी इलेक्ट्रॉनिक आरी का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन पुनीत की डेड बॉडी देखकर कहीं से भी ये नहीं लग रहा था कि उसे किसी इलेक्ट्रॉनिक आरी से चीरा गया हो। आरव की बातों पर गौर करते हुए इंस्पेक्टर विक्रम अभी इस बार में सोच ही रहे थे कि तभी सब इंस्पेक्टर ब्रजेश उनके पास आए और बड़ी ही धीमी सहमी सी आवाज में उन्होंने इंस्पेक्टर विक्रम की तरफ देखते हुए कहा, सर वो सीसीटीवी की फुटेज रेडी हो गई हैं। उनके मुंह से ये बात सुनते ही इंस्पेक्टर विक्रम थोड़ा एक्साइट हो गए, लेकिन सब इंस्पेक्टर ब्रजेश के इतने ठंडे रिएक्शन को देखकर उन्हें थोड़ा अजीब लगा और उन्होंने इस बारे में उनसे सवाल करते हुए कहा, सीसीटीवी फुटेज रेडी हो गए हैं ब्रजेश, ये तो अच्छी न्यूज़ है। फिर इसे बताने में तुम इतना लो साउंड क्यों कर रहे हो? कोई प्रॉब्लम है क्या फुटेज में? उनकी बात सुनते ही सब इंस्पेक्टर ब्रजेश बोले, वो सर, एक्चुअली मैं आपको कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा सर, आप खुद ही देख लीजिए। सब इंस्पेक्टर ब्रजेश की बातों ने इंस्पेक्टर विक्रम को और ज्यादा हैरत में डाल दिया था, लेकिन वे किसी भी हाल में इस केस की तह तक जाना चाहते थे, इसलिए सीसीटीवी फुटेज देखना बहुत जरूरी था। आरव और अनुज भी उनके साथ वो फुटेज देखने जा पहुंचे। जब वहां मौजूद कांस्टेबल ने वो फुटेज चलाई तो उस रिकॉर्डिंग को देखकर और उसमें रिकॉर्ड हुई पुनीत की आवाजों को सुनकर सब के सब पूरी तरह से हैरान होकर रह गए। वो रिकॉर्डिंग सारा सच खुद ब खुद बयां कर रही थी। उस रिकॉर्डिंग के मिलने से पूरा का पूरा केस एकदम से साफ हो गया था, या शायद उलझ गया था, कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन इतना साफ था कि वहां मौजूद जिस किसी शख्स ने, फिर वो चाहे इंस्पेक्टर विक्रम हो या अनुज या आरव, हर किसी की डर के मारे आंखें फटी की फटी और मुंह खुला का खुला रह गया। डर और दहशत के मारे उन सबका रोम रोम कंपित हो उठा था। उन सबका पूरा का पूरा सशरीर सुन्न पड़ गया था। उस वक्त उन लोगों की मानो कांटो तो खून नहीं वाली हालत हो गई थी। आज से पहले उन लोगों ने ऐसा नजारा कभी फिल्म या नाटक में भी नहीं देखा था। खुद इंस्पेक्टर विक्रम भी वो भयानक सच देखकर भीतर तक दहल उठे थे। वो सीसीटीवी जो पुनीत के घर के हॉल में लगा हुआ था, उसमें उसके घर के एंट्रेंस के साथ साथ हॉल और ऊपरी मंजिल का बरामदा दोनों कवर होते थे। उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग में साफ साफ देखा जा सकता था कि घर में कोई एंटर नहीं हुआ था, लेकिन उन लोगों को डोरबेल की आवाज जरूर सुनाई दी। उसे ही सुनकर शायद पुनीत अपने कमरे से बाहर निकला था। उसने उस वक्त एक क्रीम कलर का बाथरोब पहना हुआ था। उसका कमरा ऊपर था, जहां से वो तेजी से चलते हुए सीढ़ियां उतरकर सीधे मैनडोर की तरफ बढ़ा। उसकी चाल में जो फुर्ती दिखाई पड़ रही थी, उससे एक बात तो साफ थी कि पुनीत बड़ी बेसब्री से किसी का इंतजार कर रहा था। शायद इसीलिए डोरबेल की आवाज सुनते ही वो बड़ी ही तेजी से दरवाजे की तरफ भागा। मैनडोर ओपन करते ही सामने खड़े शख्स को देखते हुए वो बोला, ये कोई टाइम है आने का? मैंने तुम्हें 9 बजे बुलाया था और तुम आ रही हो आधी रात को। इट्स 11:30। उसके इस तरह भड़कने के बावजूद भी सामने से कोई जवाब तो नहीं आया, लेकिन पुनीत दरवाजे के बीच से हटकर एक तरफ हो गया। उसके ऐसा करते ही रिकॉर्डिंग देखने वाले सभी लोगों की सांसें एकदम से रुक गई। वे सब बस यही देखना चाहते थे कि आखिर उस दरवाजे से कौन अंदर एंट्री करने वाला है। लेकिन अफसोस, उस दरवाजे से कोई भी अंदर एंटर नहीं हुआ। लेकिन कुछ पल रुककर पुनीत ने फिर से दरवाजा बंद कर दिया। उसे ऐसा करते देख इंस्पेक्टर विक्रम सहित बाकी सब काफी हैरान हुए, लेकिन
उससे भी ज्यादा हैरानी उन्हें तब हुई जब सामने किसी के मौजूद न होने पर भी पुनीत किसी से बात करते हुए बोला, अरे कम से कम अब तो अपने चेहरे से ये स्कार्फ हटा दो, जरा मैं भी तो देखूं मैंने जो चीज पसंद की थी इस पर्दे के पीछे वो हैं भी या नहीं। अपने होठों पर हवस भरी मुस्कान बिखेरते हुए पुनीत ने कहा और वो 2 कदम आगे बढ़ा। उसकी हरकतें देखकर और उसकी बातें सुनकर रिकॉर्डिंग देखते हुए वे सब समझ गए थे कि पुनीत किसी कॉल गर्ल से बातें कर रहा है, लेकिन उन सबको हैरानी इस बात पर हो रही थी कि पुनीत के सामने वहां कोई भी मौजूद नहीं था और न ही पुनीत नशे की हालत में नजर आ रहा था। बावजूद इसके उसकी ये अजीबोगरीब हरकत उन सबको चौंका रही थी। पुनीत ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए अपने हाथ को ऐसे उठाया जैसे किसी के कंधे पर हाथ रखा हो और उसी लहजे में बात करते हुए बोला, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा, हटाओ ये स्कार्फ। उसके ये बात कहने के बाद कुछ देर तक तो कुछ नहीं हुआ और फिर अचानक एकदम से पुनीत एक तेज झटके के साथ पीछे हटते ही चौंकते हुए चिल्लाया, हाँ तुम जिंदा हो। लेकिन ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी सुसाइड की न्यूज तो एकदम सही थी, पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कर रही थी उस केस पर, फिर तुम जिंदा कैसे? हाउ इज दिस पॉसिबल? इंस्पेक्टर ने अनुज की तरफ घूरते हुए देखा, मानो उसे कह रहे हो कि अब बोलो। इंस्पेक्टर विक्रम को अपनी तरफ घूरते देख अनुज ने अपनी नजर झुका ली। सही दूसरी तरफ वीडियो रिकॉर्डिंग में कुछ फ्लक्चुलेशंस होने लगे और एक बेहद अजीब सी, डरावनी और बेहद अस्पष्ट सी आवाज सुनाई पड़ी, हाँ मैं तो आ चुकी हूं पर अब लौट आई हूं। हाँ तेरी मौत। उस आवाज को सुनकर इंस्पेक्टर विक्रम ने कांस्टेबल से कहा, स्टॉप, इस रिकॉर्डिंग को रोको। कहते हुए रिकॉर्डिंग रुकवाकर उसे ध्यान से देखते हुए वो बोले, अजीब बात है, इस वीडियो में कोई नजर नहीं आ रहा है, लेकिन ये आवाज किसकी है? ऊपर से कुछ भी साफ साफ सुनाई नहीं दे रहा है। ये आवाज गूंज रही है या भरभरा रही है, समझ नहीं आ रहा है। कुछ शब्द कानों में पड़ रहे हैं बस। उनकी बात सुनकर सब इंस्पेक्टर ब्रजेश बोले, वो सब तो ठीक है सर, लेकिन इस वीडियो को आगे तो देखिए, इसमें आपको ऐसी हैरत अंगेज चीजें देखने को मिलेगी जिनका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है हमारे पास। सब इंस्पेक्टर ब्रजेश की बातें सुनकर इंस्पेक्टर विक्रम ने उसे वीडियो को आगे बढ़ने का ऑर्डर दिया, जिसमें पुनीत ये कहता हुआ सुनाई दे रहा था, अच्छा तो तू मारेगी मुझे? तेरी इतनी औकात? मुझे नहीं पता तू जिंदा कैसे बच गई, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि आज तेरा उस दिन से भी बुरा हाल करूंगा। कहते हुए पुनीत किसी पर झपटा, लेकिन किसी पर वो उस वीडियो रिकॉर्डिंग में नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन जैसे ही पुनीत किसी पर झपटा, वो एक बड़े ही तेज झटके के साथ उछलकर सामने वाले दीवार पर जा गिरा। ठीक वैसे ही है जैसे कोई पहलवान दूसरे पहलवान को उठाकर रिंग से बाहर फेंक देता है। उस वीडियो को देखने पर यह तो पता चल रहा था कि पुनीत को उठाकर किसी ने दीवार पर पटका है, लेकिन सामने कौन है ये दिखाई नहीं दे रहा था। उस भयंकर मार की वजह से पुनीत बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। बावजूद इसके उसे किसी चीज की कोई परवाह नहीं थी और ना ही अपने के पर कोई अफसोस था। बुरी तरह से इंजर्ड होने के बावजूद भी वो चिल्लाते हुए एक बार फिर से किसी पर झपटने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार भी उस अनदेखी ताकत ने एक बेहद डरावनी सी हुंकार भरते हुए उसे उठाकर फर्श पर पटक दिया। ये सारी चीजें उस रिकॉर्डिंग के माध्यम से इंस्पेक्टर विक्रम, अनुज और आरव सब अपनी आंखों से देख रहे थे। उस भयंकर मार से आहत होकर पुनीत घबरा गया। शायद उसे समझ में आ गया था कि जो चीज उसके सामने है वो कोई मामूली चीज नहीं है। पुनीत अभी अपनी चोटों से उबरा भी नहीं था कि तभी उसकी नजर अपने सामने खड़ी उस चीज पर पड़ी जो कैमरे पर दिखाई नहीं दे रही थी। पता नहीं उसमें अब पुनीत को ऐसा क्या दिखाई दिया कि डर के मारे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। उसके माथे पर बल पड़ गए और चेहरे से पसीना टपकने लगा और डर के मारे थर थर कांपते हुए वो नहीं
चिल्लाते हुए, किसी तरह खुद को संभाल कर उठाते हुए बड़ी ही तेजी से सीढ़ियां चढ़ते हुए अपने कमरे की तरफ भागा। वो इस तरह बदहवास होकर वहां से भागा था जैसे उसके पीछे कोई बहुत भयानक चीज पड़ गई हो, जो उस रिकॉर्डिंग से जाहिर भी हो रहा था। वो चीज जो कैमरे में दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसकी ताकत उस रिकॉर्डिंग को देख रहे हर शख्स ने महसूस की थी। पुनीत तेजी से वहां से भागते हुए अपने कमरे में पहुंचा और उसने कमरे में दाखिल होते ही दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। उसके वहां से भाग जाने के बाद कुछ देर तक वहां हॉल में सब कुछ शांत रहा, लेकिन थोड़ी देर बाद आरव को रिकॉर्डिंग में थोड़ी हलचल का अनुभव हुआ और उसने इंस्पेक्टर विक्रम की ओर देखते हुए कहा, वो देखिए सर, वो देखिए। इस रिकॉर्डिंग को ध्यान से देखने पर एक धुंधला सा सफेद साए जैसा कुछ नजर आ रहा है, जो धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। आरव के बताने पर इंस्पेक्टर विक्रम, सब इंस्पेक्टर ब्रिजेश, वो कांस्टेबल जो रिकॉर्डिंग प्ले कर था, उसने और अनुज ने, उन सब ने उस फुटेज को ध्यान से देखा। तब वाकई उन्हें एक बेहद हल्की सी धुंध जैसा कुछ नजर आया, जो धीरे धीरे मूव करते हुए सीढ़ियों से ऊपर चढ़ गया। उसके बाद वो हल्की सी दिखने वाली धुएं जैसी आकृति भी हवा में कहीं ओंझल हो गई और कुछ देर तक वहां सब कुछ शांत रहा। ये सब देखकर रिकॉर्डिंग प्ले करने वाला कांस्टेबल हैरानी जताते हुए बोला, बट सर, एक बात समझ नहीं आ रही है। अगर पुनीत सही सलामत अपने कमरे में पहुंच गया था, तो फिर उसकी लाश यहां हॉल में कैसे आई? और दूसरा ये कि इस घर में यहां वहां पिस्टल से फायर किए गए हैं, आखिर वो किसने और क्यों किए? क्योंकि फुटेज में तो कोई इंसान नजर ही नहीं आ रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस घर में वाकई में कोई मौजूद था और किसी टेक्नोलॉजी का यूज करके सीसीटीवी फुटेज के साथ कोई छेड़खानी की गई है? उस कांस्टेबल की बात सुनते ही इंस्पेक्टर विक्रम बोले, हो सकता है, पर अभी कुछ कहा नहीं जा सकता जब तक कि हम पूरा फुटेज ना देख लें। तुम एक काम करो, रिकॉर्डिंग को आगे प्ले करो, अभी सब कुछ साफ हो जाएगा और हमें हमारे सवालों के जवाब भी मिल जाएंगे। इंस्पेक्टर विक्रम की बातें सुनकर उसे कांस्टेबल ने रिकॉर्डिंग को आगे प्ले किया। पुनीत अब अपने कमरे में बंद था और वह धुंधला सा देखने वाला साया कैमरे से गायब हो चुका था। उस वक्त वहां सब कुछ एकदम शांत था, इतना शांत जैसे बहुत बड़े तूफान के आने से पहले का सन्नाटा हो। और ये बात सही भी थी, कुछ देर तक वहां कोई हलचल नहीं थी, लेकिन फिर अचानक एक तेज आवाज के साथ पुनीत के कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। उस दरवाजे के खुलने के साथ ही पुनीत जोर से चिल्लाया, चली जाओ यहां से, वरना मैं तुम पर गोली चलाऊंगा। कहते हुए उसने फायर कर दिया। गन शॉट की आवाज सुनकर इंस्पेक्टर विक्रम और सब इंस्पेक्टर ब्रिजेश ने आश्चर्य से एक दूसरे की ओर देखा। अनुज और आरव भी गोली चलने की आवाज सुनकर शॉक्ड हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ रिकॉर्डिंग में फायर की आवाज गूंजने के तुरंत बाद पुनीत बदहवास सी हालत में अंधाधुंध फायर करते हुए अपने कमरे से बाहर निकला और फिर से नीचे हॉल की तरफ भागा। पुनीत आगे की तरफ भाग रहा था, लेकिन उसकी नजरें पीछे की ओर थीं। वो बार बार पीछे की तरफ देखते हुए चिल्ला रहा था, चली जाऊं यहां से, और अपनी गन से लगातार फायर कर रहा था। उसे इस तरह से अंधाधुंध फायरिंग करते देख इंस्पेक्टर विक्रम, सब इंस्पेक्टर ब्रिजेश, वो कांस्टेबल अनुज और आरव सब के सब बेहद हैरान थे, क्योंकि जिस तरह पुनीत गोलियां चला रहा था, कभी इस दिशा में तो कभी उस दिशा में, कभी ऊपर तो कभी नीचे, उससे एक बात तो साफ हो गई थी कि या तो उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ गया था, या फिर उसे कुछ ऐसा दिखाई पड़ रहा था जो अपने आप में बेहद अजीब और बेहद फुर्तीला था। तभी तो पुनीत हर दूसरे सैकड़ में अलग अलग डायरेक्शंस में फायर कर रहा था, लेकिन इस अंधाधुंध फायरिंग के कारण पुनीत के पिस्टल की मैगजीन खाली हो गई थी। उसने अंधाधुंध पूरे 20 राउंड फायर किया था, लेकिन आखिरकार इतनी कोशिशों के बावजूद भी वो अपनी जान नहीं बचा पाया। अपने पिस्टल की गोलियां खत्म होते ही वो गन को वहीं जमीन पर पटक कर दरवाजे की तरफ भागा, ताकि उस अनदेखी शक्ति से बचकर भाग सकें। लेकिन अफसोस, उसके लाख कोशिश करने के बावजूद भी घर का मेन डोर नहीं खुला।
पुनीत बदहवास सी हालत में लगातार अपने पीछे देखते हुए घर के मेन गेट को खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो दरवाजा जैसे बरसों से न खुला हो वैसे जाम हो गया था। पुनीत के माथे से टपकती पसीने की बूंदें, पीला पड़ा हुआ चेहरा, शरीर पर जगह जगह लगी हुई चोटें और उनसे रीसता खून उसके दर्द और दहशत दोनों को बयां करने के लिए काफी थे। वो हर हालत में उस दरवाजे को खोलकर वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन अफसोस ऐसा करने से पहले ही एक तेज झटके के साथ हवा में उछलते हुए वो फर्श पर गिर पड़ा। फर्श पर गिरने के साथ ही उसकी चीख पूरे हॉल में गूंज उठी। इस बार उसे इस तरह से जमीन पर पकड़ा गया था कि अब उसका दोबारा उठाना पॉसिबल ही नहीं था। उसके सर के पीछे की तरफ चोट लगी थी और वहां से खून बहने लगा था, और दर्द से कराहते हुए पुनीत ने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और अपने सामने खड़ी उस अनदेखी ताकत के सामने गिड़गिड़ाते हुए, रहम की भीख मांगते हुए वो बोला, हाँ, प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे मत मारो, प्लीज। उसके मुंह से ये बात सुनते ही एक बार फिर एक अजीब सी आवाज हाल में गूंज उठी। हा, क्या तुमने मेरी गुहार सुनी थी? हा, उस दिन मैं बेबस थी। अब देख तू कैसे पड़ा है मेरे सामने। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। हा। कहते हुए उस आवाज ने एक खतरनाक हुंकार भरी, और देखते ही देखते बस कुछ ही पलों में पुनीत के दोनों पैर हवा में ऊपर उठ गए, और अगले ही पल एक जोरदार चीत्कार के साथ पुनीत के दोनों पैर अपने आप खींचते हुए एक दूसरे से अलग हो गए, और उसकी दर्द भरी चीख चारों तरफ गूंज उठी। खून के फव्वारे छूट गए और एकदम से सब कुछ शांत हो गया। बस पुनीत के मृत शरीर के दो हिस्से वहां पड़े थे। उस भयानक प्रेतात्मा ने पुनीत को जिंदा चीर दिया था। यह मंजर इतना भयंकर, इतना दर्दनाक था कि जिसकी कल्पना करने मात्र से बड़े धुरंधर इंसान की भी रूह कांप उठे। ये खौफनाक मंजर देखने के बाद वो चारों बिल्कुल स्तब्ध होकर रह गए। उन चारों का शरीर बिल्कुल ठंड पड़ गया था। ऐसा लग रहा था जैसे उनके शरीर से खून ही सूख गया हो। उनकी सांसें बस उसी पल के साथ रुक गई थी, धड़कन थम सी गई थी। वे चारों के चारों पूरी तरह से चेतना रहित हो चुके थे। कुछ पलों के लिए तो उन्हें अपने जिंदा होने तक की भी सुध नहीं रही थी। उस भयानक मंजर को देखने के बाद तो मानो उन्हें लग रहा था जैसे पुनीत के साथ साथ किसी ने उनके जिस्म को भी दो हिस्सों में चीर दिया हो। उस खौफनाक मंजर को देखने के बाद उन चारों को इस बात का ख्याल भी नहीं रहा कि वे जो देखना चाहते थे वो तो देख चुके हैं। वो रिकॉर्डिंग यूं ही चलती रही तब तक जब तक कि सुबह पुनीत के घर पर काम के लिए आने वाली मेड ने आकर दरवाजा नहीं खोल दिया। दरवाजा खोलने के साथ ही मेड ने हॉल में फर्श पर पुनीत को जिस हालत में देखा, उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए और वो गश खाकर वहीं गिर पड़ी। जब 10-15 मिनट बाद उसे होश आया, तब किसी तरह खुद को संभालते हुए वो वहां से बाहर भागी और उसने पड़ोसियों को इकट्ठा किया। पुनीत का घर पोश एरिया में था, इसलिए उसके घर के बिल्कुल पास में कोई दूसरा घर नहीं था। घर क्या, वहां सब बंगलो थे जो एक दूसरे से अच्छा खासा डिस्टेंस मेंटेन किए हुए थे। इसलिए शायद रात को पुनीत के चीखने चिल्लाने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। कुछ ही देर में वहां कुछ लोग इकट्ठे और उनमें से ही एक आदमी ने पुलिस को कॉल किया। उसके बाद इंस्पेक्टर विक्रम, सब इंस्पेक्टर ब्रजेश और 2 कांस्टेबल मौके पर पहुंचे। उन लोगों की चेतना तब तक नहीं लौटी जब तक कि उन लोगों ने खुद को उस रिकॉर्डिंग में नहीं देख लिया। जैसे ही इंस्पेक्टर विक्रम को इस बात का ख्याल आया, उन्होंने सबसे पहले उस रिकॉर्डिंग को बंद किया और फिर उफ करते हुए बोले, ये सब क्या था? आज से पहले न तो मैंने कभी ऐसा खौफनाक मंजर देखा है और ना ही कभी इस तरह के मर्डर के बारे में सुना है। जो कुछ भी हमने अपनी आंखों से यहाँ पर देखा है, न तो उस पर भरोसा किया जा सकता है और ना ही उसे नजरअंदाज किया जा सकता है। आखिर हम ये सब कुछ कोर्ट में एक्सप्लेन कैसे करेंगे? इंस्पेक्टर विक्रम की बात सुनकर वो कांस्टेबल उनकी तरफ देखते हुए बोला, सर, अगर हम कोर्ट में ये सीसीटीवी फुटेज एजे प्रूफ पेश करेंगे क्या, तब भी कोर्ट हमसे इसका एक्सप्लेनेशन मांगेगा? उस कांस्टेबल का सवाल सुनते ही इंस्पेक्टर विक्रम बोले, ऑफ कोर्स,
ये वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के बाद भी कोर्ट हमसे इस केस के बारे में सवाल जरूर करेगा। वहां हम ये दलील नहीं दे सकते कि पुनीत का मर्डर किसी घोस्ट ने किया है। इंस्पेक्टर विक्रम की बात सुनकर सब इंस्पेक्टर ब्रजेश उनसे सवाल करते हुए बोले, बट सर, सीसीटीवी फुटेज तो यही बयान कर रही है और इसके साथ कोई छेड़खानी भी नहीं की गई है। फिर इसका हम क्या एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं? सब कुछ तो साफ है। सब इंस्पेक्टर ब्रजेश की बातें सुनकर इंस्पेक्टर विक्रम उनकी बातों में अपनी सहमति जताते हुए बोले, तुम ठीक कह रहे हो ब्रजेश, लेकिन फिर भी हमें पुनीत के पास्ट को खंगालना पड़ेगा और साथ ही साथ कुशल के केस को भी इस केस से जोड़कर ये चेक करना पड़ेगा कि इन दोनों की पास्ट हिस्ट्री में ऐसा कौन सा काला अध्याय छिपा हुआ है जो एक के बाद एक इन दोस्तों की मौत की वजह बनता जा रहा है। कहते हुए इंस्पेक्टर विक्रम ने अनुज की तरफ घूरते हुए देखा। इंस्पेक्टर विक्रम को अपनी ओर देखते हुए देख अनुज ने एक बार फिर से अपनी नजरें झुका ली। इंस्पेक्टर विक्रम इस तरह से उसकी ओर देखकर उसे ये समझना चाहते थे कि अब भी वक्त है उसे सच्चाई बता देनी चाहिए, लेकिन अनुज किसी भी हालत में अपने साथ साथ अपने परिवार की बदनामी नहीं करना चाहता था, इसलिए वो खामोश ही रहा। उसे पता था कि उसकी ये खामोशी उसे किस अंजाम तक ले जाएगी, लेकिन फिर भी वो दुनिया से जाते जाते अपने परिवार के लिए बदनामी नहीं छोड़ना चाहता था। पुनीत के घर से निकलने के बाद आरव ने भी उसे समझाते हुए कहा, अनुज, आखिर तुम पुलिस को सच्चाई बता क्यों नहीं देते? हो सकता है ऐसा करने से उस लड़की की आत्मा को शांति मिल जाए, उसे उसका इंसाफ मिल जाए और वो तुम्हें और तुम्हारे बाकी दोस्तों की जान बख्श दें। मुझे लगता है कि तुम्हें पुलिस को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है मेरे भाई। आरव की बात सुनकर जवाब देते हुए अनुज बोला, नहीं भैया, मौत के डर से नहीं। अगर मौत के डर से मैं पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूं और उस लड़की की आत्मा मुझे माफ भी कर दें, तब भी इंसाफ पूरा नहीं होगा। भैया, जिस तरह से उसने पुनीत को मारा है उसे देखकर मैं अंदर तक हिल गया था, लेकिन उसके गुस्से को देखकर मुझे एहसास हो रहा है कि उस लड़की ने उस वक्त क्या महसूस किया होगा, कितना तड़पी होगी वो जब मेरे दोस्त उसके साथ। कहते हुए अनुज का गला रूंध गया, उसकी आंखें भर आईं और आवाज कंठ में ही अटक कर रह गई। वो आगे कुछ बोल ही नहीं पाया। उसे वास्तव में अपनी गलती का पछतावा था। वहीं दूसरी तरफ पुनीत के हाव भाव उसके बिल्कुल उलट थे। उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करने के बाद उसकी हवस पूरी नहीं हुई थी और ना ही उसे इस बात का कोई पछतावा था। सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग में पुनीत के बिहेवियर को देखकर आसानी से समझा जा सकता था कि उसने जो कुछ भी उस लड़की के साथ किया था उसका उसे रत्ती भर भी अफसोस नहीं था। वो अपनी जिंदगी में मस्त था। इनफैक्ट उसकी बातों से ये साफ पता चल रहा था कि उस लड़की को दोबारा देखने के बाद भी उसे अपने की पर कोई पछतावा नहीं हुआ। उल्टा वो उसे फिर से वही सब करने की धमकी दे रहा था। पुनीत की इस हरकत ने अनुज के मन में उसके लिए जो सिंपैथी थी उसे लगभग खत्म ही कर दिया था। वही हाल आरव का भी था। उसने भी पुनीत की सारी बातें सुनी थी और उसे भी अब पुनीत से सिंपैथी की बजाय घिन आ रही थी। अनुज को घर छोड़ने के बाद आरव सीधे आरोही से मिलने उस जगह पर जा पहुंचा जहां वो दोनों अपने कॉलेज टाइम में मिला करते थे। आरव वहां पहुंच गया था, लेकिन आरोही वहां नहीं आई थी, जिसकी वजह से अब थोड़ा परेशान हो गया था, क्योंकि इतने सालों बाद बड़ी मुश्किल से उसे आरोही की एक झलक देखने को मिली थी। ऊपर से उसके पास ना तो उसका कोई कांटेक्ट नंबर था, नहीं एड्रेस। ऐसे में अब उसे इस बात का डर सता रहा था कि आरोही फिर से कहीं खो न जाए। वो अब उससे मिलने के लिए बेताब हो रहा था। इतना बेताब हो रहा था कि वो ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए लगभग चिल्लाते हुए तेज आवाज में उसे पुकारते हुए बोला, आरोही, कहाँ हो यार तुम? आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं तुमसे मिलने के लिए बेचैन हो रहा हूं, तड़प रहा हूं। कहाँ रह गई तुम? प्लीज जल्दी आओ, प्लीज जल्दी आओ ना। उसका बस इतना कहना भरा था कि उसके कानों में आरोही की आवाज गूंज उठी, मैं आ गई आरव, मैं आ गई। आरोही की आवाज अपने कानों में पड़ते ही आरव ने तुरंत उस तरफ देखा जहां से उसे ये आवाज सुनाई दी थी।
आरोही वहीं सामने खड़ी मुस्कुरा रही थी। उसे इस तरह से अचानक से अपने सामने देखकर आरव चौंक गया। उसके चेहरे पर खुशी और आश्चर्य के मिश्रित भाव एक साथ प्रकट हो गए और इन्हीं भावों के अधीन होकर आरोही की तरफ देखते हुए वो बोला, अरे आरोही, तुम कब आई? और मुझे तो किसी व्हीकल की आवाज भी सुनाई नहीं दी। तुम यहां तक आई कैसे? उसका सवाल सुनते ही आरोही ने बड़ी ही गंभीरता से जवाब देते हुए कहा, हवा के साथ साथ और कैसे? उसकी इस बात ने आरव को और ज्यादा हैरान करके रख दिया था। वो उसकी इस बात पर आश्चर्य प्रकट करते हुए बोला, व्हाट? हवा के साथ साथ कैसे? आई मीन, तुम कहना क्या चाहती हो? आरव का सवाल सुनकर आरोही जोर जोर से हंसने लगी। उसे इस तरह से हंसते देख आरव विस्मय से भर उठा और प्रश्न भरे निगाहों से आरोही की तरफ देखते हुए बोला, व्हाई आर यू लाफिंग? आरोही, तुम इतना हंस क्यों रही हो? उसके सवाल का जवाब देते हुए आरोही बोली, अरे बुद्धू, मजाक भी नहीं समझते। और कैसे आऊंगी भला? यार, ऑटो से आई हूं। क्या तुम्हें सचमुच लग रहा है कि मैं हवा के साथ साथ उड़ते हुए यहां चली आई हूं? हाँ 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 हाँ। कहते हुए आरोही एक बार फिर जोरदार ठहाका मारकर हंस पड़ी। उसे इस तरह से खिलखिलाकर हंसते हुए देख आरव भी हंस पड़ा। उसे भी आरोही के उस बात पर इतना सीरियस हो जाने के कारण खुद पर ही हंसी आ रही थी। कुछ देर इस तरह से हंसी ठिठौली करने के बाद वे दोनों अपनी पिछली जिंदगी के बारे में बात करने लगे। लेकिन इस बार दिलचस्पी इस बात की थी कि बस आरव बोल रहा था और आरोही चुपचाप सुन रही थी। शायद उसके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं था। आरव ने यूएस में बिताए अपने 4 सालों के बारे में आरोही से बहुत सी बातें की और आरोही चुपचाप बस उसकी बातों को सुनती रही। ये देख आरव से रहा नहीं गया और वो आखिरकार आरोही से इस बारे में बात करते हुए बोला, क्या बात है आरोही, आज तुम कुछ बोल नहीं रही हो, सिर्फ मेरी बातें सुने जा रही हो। अपने बीते दिनों के बारे में अब तक कुछ नहीं बताया तुमने। आरव की बात सुनकर आरोही कुछ देर यूं ही खामोश बैठी रही और फिर अपनी जगह से उठकर 2 कदम आगे बढ़ाते हुए वो बोली, मेरे पास अपने बीते दिनों को याद करने और उनके बारे में बताने जैसा कुछ भी नहीं है आरव। मेरे पास तो बस कुछ यादें हैं, कुछ अच्छी यादें और कुछ बुरी यादें, उनके सिवाय कुछ भी नहीं। आरोही की बात सुनकर आरव एक पल के लिए खामोश हो गया और आरोही के चेहरे पर नजर डालते हुए उसे गौर से देखने लगा। उसे इस तरह गौर से अपनी ओर देखते हुए आरोही बोली, ऐसे क्या देख रहे हो आरव? उसका सवाल सुनते ही जवाब देते हुए वो बोला, तुम्हारा चेहरा पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं ताकि जान सकूं कि तुम इतनी रहस्यमयी क्यों हो गई हो। उसका जवाब सुनकर आरोही मुस्कुराते हुए बोली, अब शायद तुम्हें मेरे चेहरे पर वो इंप्रेशन नजर नहीं आएंगे आरव, अब बहुत कुछ बदल चुका है। आरोही की इस बात आरव को हैरानी में डाल दिया था। उसकी बात को सुनते ही उस पर तुरंत रिएक्ट करते हुए वो बोला, क्या बदल चुका है आरोही? न मैं बदला हूं और ना ही तुम, बस कुछ बदला है तो वे हैं तुम्हारा एटीट्यूड। आजकल तुम कुछ ज्यादा ही मिस्टीरियस हो गई हो। उसकी बात सुनकर आरोही एक बार फिर थोड़ा मुस्कुरा दी और उसकी बातों का कोई प्रत्युत्तर दिए बिना ही उससे विदा लेते हुए बोली, आई थिंक अब हमें चलना चाहिए आरव, मुझे कुछ जरूरी काम है। आरोही के मुंह से यह बात सुनते ही आरव थोड़ा हैरान होते हुए बोला, फिर से जरूरी काम? कल रात को भी तुम्हें कोई जरूरी काम पूरा करना था, अब भी कोई जरूरी काम है? आखिर ऐसा क्या जरूरी काम है जो पूरा होने का नाम ही नहीं ले रहा है? बस अभी भी तो आई हो और अभी जाने की बात। आरव की बात सुनकर आरोही ने मुस्कुराते हुए उसकी बात का जवाब देते हुए कहा, हमें यहां आए हुए 1 घंटे से ज्यादा वक्त हो चुका है आरव, अब मुझे जाना होगा, मैं इससे ज्यादा नहीं रुक सकती। आरोही ने अभी बस इतना ही कहा था कि अचानक से उसके शरीर में बल पड़ने लगे। उसके शरीर में एक अजीब सा खिंचाव होने लगा जिसकी वजह से आरोही तड़प उठी। उसके मुंह से आहें निकलने लगी और वो दर्द से छटपटाने लगी। आहा आहा। उसके मुंह से निकलती आहें
और अचानक से शरीर आते खिंचाव को देखकर आरव डर गया और उसने भागते हुए आरोही के शरीर को थामकर उसे संभालने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम हो गया। आरोही के शरीर को छूते ही आरव का हाथ मिस हो गया। ये हरकत होते ही आरव आश्चर्य से भर उठा। उसके होश एकदम से हवा हो गए और उसने अपने अनकंट्रोल्ड होते हुए इमोशंस को काबू करते हुए एक बार फिर आरोही को छूने की कोशिश की, लेकिन दोबारा वही हुआ, आरव का हाथ फिर से मिस हो गया। ये सब देख आरव को एक गहरा धक्का लगा। उसका दिल और दिमाग एकदम से सुन्न हो गया। आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, गला सूख गया, धड़कनें बढ़ गईं, चेहरा फीका पड़ गया, सांसें बढ़ गईं और शरीर की ऐसी हालत हो गई जैसे उसके शरीर का सारा खून ही सूख चुका हो। आरव के मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे और उसके दिल का दर्द उसकी आंखों से पानी बनकर टपकने लगा था। वहीं दूसरी तरफ दर्द से तड़पते हुए, छटपटाते हुए भी आरोही को इस बात का एहसास था कि सच जानकर आरव की क्या दशा हो रही होगी। इसलिए दर्द से कराहते हुए, आहें भरते हुए भी उसने आरव को दिलासा देने की कोशिश करते हुए कहा, मैंने तुमसे कहा था ना आरव कि मैं जहां हूं तुम वहां नहीं आ सकते। अच्छा यही होगा कि अब तुम मुझे भूल जाओ और अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। आहा, कहते हुए आरोही ने एक तेज आह भरी। उसकी चीख सुनकर आरव भी दर्द से छटपटा उठा और उसे संभालने की असफल कोशिश करते हुए बोला, आरोही, आरोही, तुम ठीक हो ना? ये क्या हो रहा है तुम्हें? और ये सब कैसे हुआ? आरोही, प्लीज मुझे बताओ, प्लीज मुझे सब कुछ बताओ। तुम्हें मेरी कसम, सब कुछ सच सच बताऊं। ये सब कैसे हुआ और अब तुम इस तरह से दर्द से क्यों तड़प रही हो? आरव की बात सुनते ही आरोही बोली, मैं तुम्हें सच बताकर और दुखी नहीं करना चाहती आरव, प्लीज जिद मत करो। उसकी बात सुनते ही रूंधे हुए कंठ से तुरंत रिएक्ट करते हुए आरव बोला, मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खो दिया है आरोही, अब इससे बड़ा और क्या दुख होगा मेरे लिए। मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारे साथ ये सब कैसे हुआ। प्लीज मुझे बताओ, प्लीज मुझे बताओ आरोही, प्लीज मुझे बताओ। उसे इस तरह से जिद करते हुए देख आखिरकार आरोही उसे सच बताने के लिए मजबूर हो गई और बड़े ही दर्द भरे स्वर में अपनी पीड़ा बयां करते हुए बोली, अनुज ने जिस लड़की के बारे में तुम्हें बताया था वो बदनसीब लड़की मैं ही हूं आरव। जैसे ही आरव ने आरोही के मुंह से ये बात सुनी, उसके पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। उसे समझ ही नहीं आया कि वो क्या बोले। आरोही की बात सुनकर आरव बिल्कुल निढाल सा हो गया था। उसके दर्द की तो कोई पराकाष्ठा ही नहीं रही। जब उसे ये पता चला कि उसकी लवर की इज्जत उसके अपने छोटे भाई और उसके दोस्तों ने लूटी थी, उसका दिलो दिमाग सुन्न पड़ गया था। उसे अब अपनी जिंदगी बोझ लग रही थी। आरव अभी इसी ट्रोमा में था कि तभी उसके कानों में आरोही की एक दर्दनाक चीख गूंज उठी, आ हा 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 हा। उसकी आवाज सुनकर आरव एक्टिव होते हुए बड़ी ही तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और एक बार फिर उसे संभालने की असफल कोशिश करते हुए बोला, आरोही, आरोही, तुम ठीक हो ना? ये क्या हो रहा है तुम्हें? उसका सवाल सुनते ही तड़पते हुए दर्द भरी आवाज में आरव की ओर देखते हुए आरोही बोली, मुझे बचा लो आरव, मुझे बचा लो। कोई मुझे बांधने की कोशिश कर रहा है आरव, कोई मुझे बांध रहा है, मुझे कैद कर रहा है, मुझे बचा लो आरव, मुझे बचा लो। कहते हुए आरोही फिर से एक दर्दनाक चीख के साथ तड़प उठी और देखते ही देखते आरव की आंखों के सामने हवा में कहीं विलीन हो गई। उसे इस तरह हवा में ओंझल होते देख आरव बस उसका नाम पुकारते हुए तड़प कर रह गया, आरोही। साथियों, यहां पर अचानक से आरोही को क्या हुआ ये आरव को बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। पहली बात तो यह कि अचानक से आरव के सामने पूरा सच आ गया है और जब वह पूरे सच को जान गया है और अपने आप को कुछ संभाल पाता, उससे पहले ही आरोही एक और दर्द में चली जाती है। और वह दर्द कैसा है यह न तो आरोही समझ पा रही है और न ही आरव। अब देखने वाली बात तो यह है कि इससे पहले जब आरोही के साथ हादसा हुआ था, जब आरव अमेरिका में था, तब उसके साथ जो हुआ तब तो आरव उसकी हेल्प नहीं कर पाया। लेकिन आज जब उसकी आंखों के सामने उसकी आत्मा इतनी भयानक तड़प रही है, तब क्या वह उसको बचा पाएगा?
और जब यह पूरी सच्चाई जानने के बाद क्या अब अपने छोटे भाई अनुज को माफ कर पाएगा या फिर आरोही को उसके साथ हुए इस हादसे का बदला अपने भाई से लेने देगा, यह आपको अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा। और मैं कोशिश करूंगा कि आपको अगला एपिसोड बहुत जल्द मिल जाए। अच्छा साथियों, आपको एक बात और बता दूं कि जो मेंबर्स वाली स्टोरी चल रही है उसमें जो यक्षिणी की तंत्र कथा स्टोरी है वह बहुत ही ज्यादा भयानक है। अगर आप असली तंत्र मंत्र की दुनिया को जानना चाहते हैं तो आपको यकीन दिला दूं कि आपके पैसे बिल्कुल भी वेस्ट नहीं जाएंगे और आपको वाकई में बहुत ही खतरनाक और तंत्र मंत्र की दुनिया की स्टोरी जानने को मिलने वाली है। चलिए अब अपने कुछ साथियों का धन्यवाद करते हैं। निखिल जोशी, शशि सिंह मुंबई, सोनू सरकार यूपी, मनोज कुमार गाजियाबाद, गुलसिता शेख ओडिशा, राजेश कुमार, भोजराज शर्मा, सोनू ग्रेवाल पंजाब। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।